Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Abdur Razak and I am your physics teacher from DPS and IC Johorabad. Students, today we are going to start our chapter number 2, which is about kinematics. कि इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि काइनामेटिक्स क्या है। काइनामेटिक्स को सबसे पहले अगर हम लोग डिफाइन करें तो काइनामेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स में बेटा आप लोग जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जब वो मूव कर रही होती हैं, मूवमेंट में होती हैं, मोशन की फॉर्म में होती हैं, तो जो उनकी स्टडी होती है उसको हम नाम देते हैं काइनेमेटिक्स का। तो ये बेटा सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में आप लोग उस ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, कि वो बॉडी आपका मूव क्यों कर रहा है या उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उनको आपने यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। जस्ट अगर वो बॉडी मोशन की फॉर्म में है तो जो उसकी स्टडी है उसको हम नाम देंगे काइनेमेटिक्स का। अब स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैकेनिक्स के बारे में। अब मैकेनिक्स भी क्या है कि मैकेनिक्स इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब काइनेमेटिक्स में और मैकेनिक्स में डिफरेंस कहाँ पर आता है बेटा, बहुत ही बारीक से डिफरेंस है कि काइनेमेटिक्स में आप उसके जो काज हैं उनको डिस्कस नहीं करते, उसकी जो इफेक्ट्स हैं उसको डिस्कस नहीं करते, जबकि मैकेनिक्स में जब वो बॉडी मूव करेगा तो आपने उसके काज को और उसके इफेक्ट्स को भी साथ में डिस्कस करना है। तो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय डिस्कसिंग इट्स काज एंड इफेक्ट्स ऑफ मोशन, जबकि काइनेमेटिक्स क्या है, सिंपली इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपके पास स्टेट्स ऑफ बॉडी, कि कोई भी एक बॉडी है उसकी कितनी स्टेट्स हो सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एक बॉडी होती है उसकी 2 स्टेट्स हो सकती हैं, या वो बिल्कुल रेस्ट की फॉर्म में होगा या वो मोशन की फॉर्म में होगा। अब रेस्ट क्या है कि बेटा आप लोग देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ अपनी जगह से या अपनी जब भी कोई चीज़ अपनी जगह चेंज नहीं कर रही हो, मीन्स कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो ना जा रही हो, या कोई भी चीज़ जब अपने आसपास की चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही है, तो आप लोग कहेंगे कि वो जो आपकी चीज़ है वो रेस्ट की फॉर्म में है। अब इसमें अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं तो डेली लाइफ में आप लोग अगर इसकी एग्जांपल है, तो अगर आप देखें कि कोई भी एक बुक है अगर वो टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो बिल्कुल रेस्ट की फॉर्म में है, वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही। इसी तरह जो एक दरख्त है, वो दरख्त अपने आसपास की चीज़ों के लिहाज से बिल्कुल स्टेशनरी है, वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा, तो वो दरख्त भी किस फॉर्म में होगा, रेस्ट की फॉर्म में होगा। मीन्स कि जब भी कोई बॉडी अपनी जगह को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से या किसी भी रेफरेंस पॉइंट से जब वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा होगा तब वो रेस्ट में होगा। नंबर नेक्स्ट है मोशन। A body is said to be in motion if it change its position with respect to its surrounding, कि अगर कोई भी बॉडी अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होगा। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं डेली लाइफ में, कि जो आप लोग सड़कों के ऊपर गाड़ियां वगैरह देखते हैं वो मूव कर रही होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स, तो वो सब की सब किस में होंगी, मोशन की फॉर्म में होंगी। फिर आपके पास आ जाएगा मोशन में इसी तरह जो सबसे मेन चीज है वो है आपका रेफरेंस पॉइंट या आपका जो सराउंडिंग आ जाता है। अब सराउंडिंग या आपका रेफरेंस पॉइंट ज्यादा मैटर क्यों करता है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग एग्जांपल लें किसी भी एक मूविंग बस की, अब फॉर एग्जांपल द पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट because he is not changing its position with respect to other passengers, कि अगर गाड़ी में या किसी भी मूविंग बस में अगर कोई एक आदमी बैठा है तो वो अपनी जगह पर बाकी आदमियों के रिस्पेक्ट से किस फॉर्म में होगा,
रेस्ट की फॉर्म में होगा, क्योंकि उसके आसपास जितने भी बाकी पैसेंजर्स हैं वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहे, या उस जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस बस के अंदर वो मूव नहीं कर रही। तो उस रेफरेंस पॉइंट से, उन सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से, वो जो आपकी जितने भी उस गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स होंगे, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगी, वो सब की सब रेस्ट की फॉर्म में होंगी। और अगर आप उसी मूविंग बस को ऑब्जर्व करें, कोई ऑब्जर्वर जब वो बस के आउटसाइड हो, बस से बाहर मीन्स के रोड के साइड पे खड़ा होकर अगर उस बस को ऑब्जर्व करेगा, तो उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से वो जो बस होगी उसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स होंगे, जितने भी उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगी, वो विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, वो जो आपकी बस होगी वो किस फॉर्म में होगी, मोशन में होगी। तो बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेस्ट और मोशन में, कि वो बॉडी रेस्ट में कब होगा या वो बॉडी मोशन में कब होगा, वो डिपेंड करता है उसके रेफरेंस पॉइंट से या उसके सराउंडिंग के लिहाज से, या जब वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से या किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस से अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करा तो वो रेस्ट में होगा। और अगर वो आपका जो ऑब्जेक्ट है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ मोशन। अब बेटा आप लोग अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सी चीजें मूव कर रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कर्व पाथ में मूव करती हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और कुछ किसी और वे में मूव कर रही होती हैं। मीन्स कि आप लोग देखते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मोशन एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट टाइप्स की उनकी मोशन होती है। तो उनकी मोशन, तो जो मोशन होती है उसको हम तीन बेसिक टाइप्स में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है मोशन की वो है ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन एंड थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। तो ये तीन मोशन की टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब वन बाय वन हम इन तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहली जो आपके पास टाइप है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि जब आपका कोई बॉडी एक लाइन में मूव कर रहा हो विदाउट एनी रोटेशन, मीन के रोटेट किए बगैर, तो वो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ट्रांसलेटरी मोशन में होगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? द मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग द लाइन विदाउट एनी रोटेशन। अब वो जो आपकी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है या वो कर्व पाथ भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी आ जाएगी ट्रांसलेटरी मोशन में, कि अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करें तो जो आपके एयरप्लेन होते हैं या जो आपकी कार बसेस वगैरह होती हैं, जब वो रोड के ऊपर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होती हैं, बिल्कुल सीधी मूव कर रही होती है, तो वो आ जाएंगी आपके पास स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद कर्व पाथ में देखें तो वो जो कर्व पाथ है वो जो आपकी मोशन है वो कर्व हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में आप ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। इसके बाद बेटा फर्दर जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, कि जो आपकी ट्रांसलेटरी मोशन है मैंने आपको बताया है कि वो लीनियर भी हो सकती है, वो सर्कुलर भी हो सकती है, वो रैंडम भी हो सकती है। मीन्स कि ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोगों ने डिफाइन किया था कि जो ट्रांसलेटरी मोशन है कि इट इज द मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ कर्व पाथ। तो जब वो स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ में मूव करेगा तो उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, रैंडम मोशन भी हो सकती है और सर्कुलर मोशन भी हो सकती है। तो वन बाय वन अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली है लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन क्या है कि स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन, कि जब भी आपका कोई बॉडी किसी एक स्ट्रेट लाइन में, किसी सीधी लाइन में मूव कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि उस बॉडी की मोशन कौन सी है, लीनियर मोशन। अब इसकी अगर आप लोग एग्जांपल देखें तो मोशन ऑफ अ कार ऑन स्मूथ एंड स्ट्रेट रोड आ जाएगा, कि जो आपकी गाड़ी होती है जब वो स्मूथ और स्ट्रेट पाथ के ऊपर जब मूव करती है तो वो किस में आपके पास आ जाएगा, लीनियर मोशन की एग्जांपल में। इसी तरह व्हेन एन एरोप्लेन फ्लाइज स्ट्रेट इन एयर, कि जब आपका एरोप्लेन
हवा में बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाई करता है तो वो किस में आ जाता है, लीनियर मोशन की एग्जांपल में आ जाता है। इसी तरह जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा रेस करें, रेस करने के बाद जब आप उस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, तो ये भी किसकी एग्जांपल में आ जाएगा, आपके पास लीनियर मोशन की एग्जांपल में आ जाएगा। इसके बाद नंबर नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या है, जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसकी मोशन को हम लोग नाम देंगे सर्कुलर मोशन का। हम इसकी एग्जांपल में अगर आप लोग देखें तो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल में अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक और अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कल। कि जो आपकी टॉय ट्रेन होती है वो भी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है। और अगर आप लोग डेली लाइफ एग्जांपल इसकी लेना चाहें तो किसी भी स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग के एंड पर किसी भी बॉल को या किसी भी मैच को आप लोग सिंपली अटैच कर दें, उसके बाद जब आप उसको घुमाते हैं तो वो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, तो वो जो मोशन आपकी होगी उसको हम नाम देंगे सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रांसलेटरी मोशन की जो टाइप्स हैं उनको, तो उसकी हमने दो टाइप्स को डिस्कस कर लिया था, लीनियर मोशन, उसके बाद दूसरी थी सर्कुलर मोशन। अब जो नंबर थर्ड है रैंडम मोशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रैंडम मोशन कौन सी होगी। रैंडम मीन इरेगुलर या डिसऑर्डर्ड मोशन। मीन्स कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट किसी इरेगुलर पाथ में या डिसऑर्डर्ड पाथ में मूव कर रहा होगा तो उसकी मोशन को हम लोग नाम देंगे रैंडम मोशन का। अब रैंडम मोशन की एग्जांपल में आपके पास क्या आ जाएगा, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इन रैंडम मोशन। क्या आप लोग देखते हैं कि जो आपके परिंदे वगैरह होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, वो रैंडम मोशन में बेतरतीबी उनकी मोशन होती है। मीन्स के उनकी जो मोशन होती है वो स्पेसिफाई नहीं होती, कि मीन्स के उन्होंने ना तो स्ट्रेट पाथ में मूव करना होता है, ना ही उन्होंने लाजमी है कि उन्होंने सर्कुलर पाथ में मूव करना होता है। मीन्स कि उनकी मोशन बिल्कुल एक इरेगुलर टाइप सी होती है। तो वो जो इरेगुलर और जो डिसऑर्डर टाइप मोशन होती है उसको हम लोग नाम देते हैं रैंडम मोशन का। इसी तरह रैंडम मोशन में अगर आप लोग देखें तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो भी रैंडम मोशन में होते हैं। उनकी मोशन जो होती है बिल्कुल किसी भी, जब आप उसको कंटेनर में लेते हो तो वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। कभी वो वॉल, उनकी जो आपका कंटेनर होता है उसकी वॉल के साथ कोलाइड करते हैं, तो कभी वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल रैंडमली मूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास सेकंड टाइप है मोशन की, पहली थी लीनियर मोशन, उसके बाद जो दूसरी है वो है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या है कि जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस के अराउंड, किसी भी एक लाइन के अराउंड मूव करेगा तो उसकी मोशन को हम लोग नाम देते हैं रोटेटरी मोशन का। अब एक्सिस क्या है, हमने इसमें कहा कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, मूव करता है, तो उस मोशन को रोटेटरी मोशन कहते हैं। अब वो एक्सिस क्या है, एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। तो एक्सिस क्या है, ये वो लाइन है जिसके अराउंड कोई भी एक बॉडी रोटेट करता है। अब बेटा आपने पढ़ा था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। और रोटेटरी मोशन क्या है, इसमें भी वो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो स्पिन करता है, वो रोटेट कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में। मगर रोटेटरी मोशन में और सर्कुलर मोशन में अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि जो आपकी सर्कुलर मोशन थी उसमें वो जो आपका पॉइंट था, जिस पॉइंट के अराउंड वो बॉडी मूव कर रहा था, वो पॉइंट उस बॉडी के अंदर नहीं था बल्कि बॉडी के बाहर कहीं कोई एक पॉइंट था जिसके अराउंड वो बॉडी रोटेट कर रहा था। अगर आपको याद हो तो वो एग्जांपल जिसमें आपने किसी भी बॉल को या किसी भी स्टोन को स्ट्रिंग के साथ जब हमने अटैच किया था और जब हमने उसको घुमाया था तो वो उसके अराउंड मूव करने लग गया था। तो अब वो जो आपका स्टोन या वो आपकी जो भी आपका मैश है वो मूव कर रहा था, मगर किसके अराउंड मूव कर रहा था, जिसके अराउंड वो मूव कर रहा था वो पॉइंट उस बॉडी के अंदर नहीं था बल्कि उस बॉडी के बाहर कहीं एक पॉइंट था जिसके अराउंड वो मूव कर रहा था। मगर जो रोटेटरी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन में
वो जो आपका ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका जो एक्सिस होता है या वो जो उसकी लाइन होती है वो उस बॉडी के बाहर नहीं होती, वो पॉइंट उस बॉडी के अंदर ही मौजूद होता है जिस पॉइंट के अराउंड वो बॉडी रोटेट करता है। तो अब हम इसकी अगर एग्जांपल देखें तो जो आपका टॉप है, टॉप की जो मूवमेंट है जब आप इसको स्पिन करते हैं तो ये अपने एक्सिस के अराउंड क्या करने लग जाता है, रोटेट करता है। इसी तरह जो फुटबॉल है, जब आप उसको अपनी फिंगर टिप के ऊपर रख के उसको मूव करवाते हैं तो वो आपका जो फुटबॉल है अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करने लग जाता है। इसी तरह जो आपका व्हील है और जो आपकी स्टीयरिंग की एग्जांपल्स हैं, ये सारी की सारी रोटेटरी मोशन की एग्जांपल्स हैं। अब इन एग्जांपल्स में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मूव किसके अराउंड कर रहा है, उस बॉडी के अपने ही अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के अराउंड वो रोटेट करेगा। तो ऐसी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जो थर्ड टाइप है मोशन की वो है बेटा आपके पास वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। मींस कि जब भी आपका कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा, तो उसकी मोशन को हम लोग नाम देंगे वाइब्रेटरी मोशन का। अब हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड अ स्विंग, कि जब भी कोई बच्चा झूले के ऊपर बैठता है और वो झूला लेता है तो आप लोग देखते हैं कि वो जो आपका स्विंग है वो अपनी ही मेन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करता रहता है। तो इसमें वो जो उस स्विंग की मोशन है वो कौन सी है, वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह जो पेंडुलम की मोशन है वो भी कौन सी होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। कि आप लोगों ने देख सकते हैं इस फिगर 2.11 में कि ये जो इस क्लॉक के नीचे जो क्लॉक पेंडुलम है, ये जो आपका पेंडुलम है अपनी इस वक्त मीन पोजीशन में है, मगर जब ये मूव करता है तो आप लोग देखते हैं कि ये अपनी ही इसी मीन पोजीशन के अराउंड क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो ये जो उसकी टू एंड फ्रो मोशन है इसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का। इसी तरह जो सी सा की एग्जांपल है, ये सारी की सारी वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की होती हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहले बेटा हम लोग डिफाइन करेंगे कि स्केलर्स क्या है। तो अगर हम लोग स्केलर्स की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जब आप उसकी मैग्नीट्यूड बता देंगे तो वो आपकी क्वांटिटी कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, तो ऐसी क्वांटिटीज को नाम देते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज की अगर आप लोग एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा। अब लेंथ, मास, टाइम, इन तमाम क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। अब मैग्नीट्यूड में क्या होती है, मैग्नीट्यूड में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में उसका यूनिट। बस ये दो चीज़ें आप लोग जब बता देंगे तो वो जो आपकी क्वांटिटी है वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी उसके मुताबिक उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ में हम देखते हैं लेंथ का बेसिक यूनिट होता है मीटर। तो अगर मैं कहूँ कि इस चीज़ की जो लेंथ है वो 5 मीटर है तो वो जो ऑब्जेक्ट होगी वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगी। अब 5 क्या है, इसमें 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर क्या है, उसका बेसिक यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका यूनिट। तो जब ये दो चीज़ें आप लोग उसकी बता देंगे तो वो क्वांटिटी आपकी कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगी। दूसरा मैथ है कि अगर आप लोग किसी भी शॉप पे कोई भी चीज़ लेने के लिए जाएं तो आप लोग कहते हैं कि लेट से आप लोगों ने शुगर वगैरह लेनी है तो आप कहते हैं कि हमें 5 kg शुगर दे दें। तो उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो चीज़ें बताना पड़ेंगी। मीन्स कि अगर आप लोगों को वो शुगर चाहिए तो आप कहते हैं कि 5 kg। अब 5 क्या है, उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg क्या है, उसका यूनिट है। मीन्स कि जब आप उसकी
न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट को बता देंगे तो वो क्वांटिटी आपकी कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगी। तो स्केलर क्वांटिटीज बेटा आप लोगों को आप समझ आ गई होंगी कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है, कि वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और मैग्नीट्यूड मीन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है आपके पास जो दूसरी टाइप है फिजिकल क्वांटिटीज की, वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड के साथ आपको उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़ेगा। अब एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्क है। मीन्स के वेक्टर्स वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड अब काफ़ी नहीं है। जब तक आप उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक वो आपकी क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होगी। अगर हम बात करें फोर्स की, कि फोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगानी है। अब फोर्स लगाने के लिए आप कहते हैं कि हमने उसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगानी है। तो अगर आप उसके ऊपर 5 जस्ट आप ये कह देंगे कि हमने उसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगानी है, और आप ये स्पेसिफाई नहीं करते कि आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी है। जब तक आप ये कहेंगे कि आपने 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगानी है, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में या नॉर्थ इसकी साइड में लगानी है, तब वो जाकर आपकी क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब होगी। तो वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या है कि जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड की और साथ में उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।